वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे कि किस कंपनी ने इंडिया का सबसे पहला हाइब्रिड मॉडल लॉन्च कर दिया है मोटरसाइकिल्स में। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज की और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एक गेम चेंजर रोल होने वाला है। साथ ही साथ फार्मा सेक्टर की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है और उबर के बारे में। सबसे पहली न्यूज है उबर की, और उबर ने कमाल का स्टेप उठाया है क्योंकि उबर 2040 तक 100% इमिशन फ्री राइड्स देने का उनका टारगेट था और उसी टारगेट को पूरा करने के लिए अभी उबर ने रेफेक्स ग्रीन मोबिलिटी के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसमें 2026 तक 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिप्लॉय किए जाएंगे। और ये जो ईवीज है वो चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई में उबर प्लेटफॉर्म पर शामिल होंगे और ये बहुत ही अच्छा कदम था। देखते हैं ये सारी चीजें कैसे आती हैं। और क्योंकि जो इंडिया में एयर पॉल्यूशन है ना, वो कुछ सिटीज में बहुत ही ज्यादा है, ज्यादा इन द सेंस की हैजार्डस है, हैजार्डस। तो ये स्टेप्स बहुत जरूरी हैं और मैं तो चाहता हूं कि एयर पोल्यूशन की जो समस्या है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए इंडिया में। अगली न्यूज है एलआईसी की। एलआईसी को 965 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ है और इस नुकसान के पीछे कारण है इंडसइंड बैंक, क्योंकि एलआईसी ने इंडसइंड बैंक में कई सारे शेयर्स परचेज किए हुए थे। तो इंडसइंड बैंक के 27% शेयर्स गिरने की वजह से, यानी कि देखो अभी मार्केट नीचे जा रहा है और एलआईसी ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो जिस तरह से आपका पोर्टफोलियो रेड है वैसे ही एलआईसी का भी पोर्टफोलियो रेड है। क्यों? क्योंकि इंडसइंड बैंक में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और शेयर्स नीचे जा रहे हैं। और मैंने आपको परसों की वीडियो में, कुछ दिन पहले की वीडियो में मैंने ये बताया था कि एलआईसी किस में इन्वेस्टेड है और एलआईसी को टोटल अब तक कितना लॉस हो चुका है। वो वीडियो ऊपर आई कार्ड पे दी हुई है, वो वीडियो आप देख लो। और इंडसइंड बैंक इतना नीचे क्यों जा रहा है, आखिरकार इंडसइंड बैंक इतनी तेजी से नीचे गिरते जा रहा है, उसके पीछे के रीजंस क्या है वो मैंने कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ऊपर आई कार्ड पे मैंने उसका भी लिंक डाल दिया है, वो भी वीडियो आप देख सकते हो अगर आप इंडसइंड बैंक में इन्वेस्टेड हो तो। अगली न्यूज है वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के लिए मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि अब गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत ही जल्द एक्शन ले सकती है। और ये एक्शन कैसे है, पूरा रिपोर्ट क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली हर एक टेलीकॉम कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो वैसे ही वोडाफोन आइडिया को भी पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन 2015 में जब वोडाफोन आइडिया ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन में नेटवर्क फ्रीक्वेंसी परचेज की थी, तो उस वक्त उन्होंने उसका पूरा पेमेंट नहीं किया था। और अब डीओटी के नए रूल्स के मुताबिक, डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, उसके नए रूल के मुताबिक अगर कोई कंपनी पूरा पेमेंट नहीं करती है तो फिर या तो उसे बैंक गारंटी देना होगा या फिर कैश पेमेंट करना होगा। और वोडाफोन आइडिया के लिए ये तारीख 10 मार्च 2025 को थी। तो न तो वोडाफोन ने 6090 करोड़ रुपए का बैंक गारंटी दिया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को, न तो उन्होंने 5493 करोड़ रुपीस का कैश पेमेंट किया डीओटी को। तो ये बहुत ही बुरी चीज हो गई है वोडाफोन आइडिया के साथ। देखते हैं ये चीज कहां तक जाती है। लेकिन मैंने एक न्यूज कवर की थी, उसमें मैंने बताया था जितनी भी जो दो मेजर बची हुई टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, ये दोनों पूरी तरह से बर्बाद हो सकती हैं। उसका सिर्फ एक रीजन है, उनके ऊपर बहुत ही पुराना केस चल रहा है। ऊपर आई कार्ड पे वीडियो आप जरूर देखना, अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टेड हो तो वो न्यूज आप जरूर देखना, आपको बहुत सारे नुकसान होने से वो वीडियो बचा सकता है। और इस चीज का अंदेशा मैंने उस वीडियो में भी दिया था कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत ही जल्द कोई एक्शन हो सकता है। तो अगर अब गवर्नमेंट वेट करती है फिर आप समझो कि डुओपोली होने से बच सकती है, वरना अगर गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया वोडाफोन आइडिया के ऊपर तो फिर पूरी तरह से डुओपोली हो जाएगी मार्केट में। और शायद गवर्नमेंट एक्शन लेगी क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही वोडाफोन आइडिया से अपना स्टेक परचेज करके बाहर निकल लिया था गवर्नमेंट ने। हालांकि हो सकता है कुछ शेयर्स बचे हो गवर्नमेंट के, मुझे कंफर्म इस चीज का नहीं पता है, इसलिए मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आप जरूर उस वीडियो को देखना, आपको बहुत ही इनसाइट इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अगली न्यूज पे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर हिट करें। फरवरी 2025 में इंडिया का जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट है वो 8% गिरकर 8.85 लाख टन हो गया। और वहीं पे जो पिछले साल के कंपैरिजन में मैं बताऊं तो पिछले साल 9.58 लाख टन था पूरा जो इंपोर्ट था एडिबल ऑयल का, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख टन का जो है वो गैप आ गया है। अब इससे क्या होगा, इस गैप की वजह से फाइन ऑर्गेनिक्स, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, बहुत सारी केमिकल कंपनीज में एडिबल ऑयल का यूज किया जाता है और बहुत सारे एफएमसीजी ब्रांड में भी एडिबल ऑयल्स का यूज होता है। तो अगर इंपोर्ट कम हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी कम केमिकल्स बनाए फाइन ऑर्गेनिक्स जैसी, और उनके लॉसेस हो सकते हैं। लॉस तो कहना सही वर्ड नहीं है, बट वो ग्रो
ग्रोथ रेवेन्यू का ना हो जो वैसा वो सोच रहे थे, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। हालांकि रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि कंपनी अच्छा कर रही है, बहुत सारी कंपनीज अच्छा कर रही हैं, बट हो सकता है कुछ उसमें उतना ग्रोथ न देखने को मिले जितना इन्वेस्टर्स सोच रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका जो प्राइमरी सोर्स है वो जरूर जानो। जैसे कि मैं फाइन ऑर्गेनिक्स में इन्वेस्टेड हूं, तो जो फाइन ऑर्गेनिक्स का सबसे बेसिक रॉ मटेरियल है वो एडिबल ऑयल है। तो वैसे ही अगर आप पेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टेड हो तो ऊपर एक आई कार्ड पे लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो जरूर देखना। उससे आपको पता चलेगा कि डॉलर के प्राइसेस बढ़ने के वजह से पेंट इंडस्ट्री पे कैसी इफेक्ट पड़ता है। वैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा और डीप कंपैरेटिव बताऊं तो आपको समझ में आएगा ये जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा गिरा है। क्यों? क्योंकि मई 2020 के बाद का ये सबसे कम मंथली इंपोर्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया में एडिबल ऑयल्स बहुत ज्यादा बनाने लगे हों लोग, ऐसा पॉसिबल है, बट देखो क्या होता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल का जो रिसेंट कंजप्शन है वो मतलब जो अभी के महीने, कुछ 1-2 महीने की बात कर रहा हूँ, 4 महीने की, उसमें काफी ज्यादा बढ़ा है इंडिया में। अगली न्यूज है यामाहा मोटर्स इंडिया की। और यामाहा मोटर ने 150 सीसी सेगमेंट में इंडिया का सबसे पहला हाइब्रिड मोटरसाइकिल लॉन्च कर दिया है और उसका नाम है FZS 5 हाइब्रिड, ये बाइक का नाम है। और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली के हिसाब से रखा गया है वो है 1,44,800 रुपए। और वैसे हाइब्रिड मोटरसाइकिल का मतलब तो आपको पता ही होगा, ये ऐसे बाइक्स हैं जो पेट्रोल इंजन के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर या फिर बैटरी असिस्टेड सिस्टम यूज करती हैं ताकि फ्यूल इफिशियंसी को बढ़ाया जा सके और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो। अब यामाहा FZS 5 हाइब्रिड में स्मार्ट मोटर जनरेटर यानी कि शॉर्ट फॉर्म में SMG, तो SMG दिया गया है जो एक्सीलरेशन में इंजन की मदद करता है जिससे फ्यूल कंजम्पशन काफी कम हो जाता है। और साथ ही साथ इसमें स्टॉप एंड स्टार्ट सिस्टम भी दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म में इसको SSS कहते हैं। इससे क्या होता है कि ट्रैफिक में जब भी आपकी बाइक बंद होती है तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और जैसे ही आप क्लच दबाते हो वैसे ही आपकी बाइक ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। और ये जो हाइब्रिड सिस्टम्स होते हैं वो इंजन का लोड काफी ज्यादा कम करते हैं और इससे माइलेज को काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलता है। हालांकि यामाहा ने अभी इस बाइक का रेंज ऑफिशियली क्लेम नहीं किया है, तो ये देखने में मजा आएगा कि आखिर ये हाइब्रिड मोटरसाइकिल कितने का रेंज देता है। अगली न्यूज है रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड और सबसे ज्यादा इसका रिलेशन है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री अब फॉर्मर RBI डिप्टी गवर्नर MK जैन, इनको अब वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में एडवाइजर के रूप में जोड़ने वाले हैं। और MK जैन जी का जो मेन रोल है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेसेस को स्ट्रेटेजाइज करना ताकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज उसको और आगे लेकर के जाया जा सके। अब रिलायंस ने काफी अच्छा कदम उठाया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनके एक्सपीरियंस की बात करूं तो इन्होंने IDBI बैंक और इंडियन बैंक को टर्न अराउंड किया था और ये बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में। तो देखते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो फ्यूचर है वो कैसा होता है। फिलहाल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज NBFC और एसेट मैनेजमेंट में एक्सपेंड कर रहा है। और मैं आपको 2 पॉइंट्स और बताना चाहूंगा ये न्यूज खत्म करने से पहले कि जियो पेमेंट्स बैंक का जो नेटवर्क है वो 7,300 एजेंट तक बढ़ चुका है और जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट ने SBI में अप्रूवल के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। तो मुझे काफी ज्यादा उम्मीद है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से, बट देखते हैं क्या होता है। और ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं थी। अगली न्यूज है फार्मा सेक्टर से और स्पेशली उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो लोग डायबिटीज के शिकार हैं, क्योंकि अब जो डायबिटीज की दवा है उसका प्राइस 60 रुपए से 9 रुपए हो जाएगा, यानी कि पूरा 90% का डिक्रीज। अब ये क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो दवा है जिसका नाम है इम्पेग्लिफ्लोजिन, तो स्पेलिंग जो है वो EMPAGLIFLOZIN, आप इसको सर्च कर सकते हो अगर आप फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टेड हो तो। अब इसका जो प्राइस था वो 60 रुपए इसलिए था क्योंकि बोहिरिंगर इंगेलेम का जो पेटेंट है वो उसके पास था और अब वो पेटेंट एक्सपायर हो चुका है। तो अब इस एक्सपायर होने की वजह से मैनकाइंड फार्मा, टोरेंट, लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज जैसे इंडियन कंपनीज अब इस दवा को लॉन्च करेंगे और इसकी वजह से अब इसकी प्राइस 9 रुपए हो जाएगी। और ये न्यूज थोड़ी सी पुरानी, यानी कि जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये न्यूज लगभग आप ऐसा समझ लो कि 12 घंटे पहले की आई होगी। और मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने पेपर्स भी पढ़े थे और न्यूज़पेपर्स में भी थोड़ा सा इस न्यूज के बारे में था और मुझे लगा ये न्यूज आपको बतानी चाहिए क्योंकि हेल्थ सेक्टर में ये एक बहुत ही बड़ी चीज हो सकती है। और अगर आप हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टेड हो तो फिर एक लाइक बनता है इस न्यूज पे, क्योंकि ये जो दवा है वो सिर्फ डायबिटीज में काम नहीं आती। ये दवा हार्ट डिजीज और जो किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है
और इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से अफेक्टेड हैं और ये प्राइस कट होने की वजह से उनको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि मैनकाइंड फार्मा 90% तक इस दवा को सस्ते में लॉन्च करेगा और मैनकाइंड इस दवा को यूएस FDA सर्टिफाइड रॉ मटेरियल से बनाएगा। बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पे। और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी इस बिजनेस न्यूज को लाइक करके हमें सपोर्ट करें।